तो चैप्टर हमने पढ़ा था वो क्या था, मुद्रा और साख, ये ना पढ़े थे जी। उसमें हम लोग पढ़े थे क्या कि मुद्रा किसे कहते हैं, मुद्रा का काम क्या है, ये सारी चीज़ों को पढ़े थे। ऋण किसे कहते हैं, तो लोन कैसे लिया जाता है, बैंक से, ठीक है, और चुकाया जाता है कैसे, प्रीमियम के द्वारा, किस्त के द्वारा उसको चुकाया जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों के मुद्रा और साख के बारे में हमने पढ़ा था। आज उसी चैप्टर्स के अंदर क्या है, मुद्रा और साख जो चैप्टर हमारा पढ़ रहे थे, मुद्रा बाजार, मुद्रा साख, उस चैप्टर का अगला वर्जन, अगला पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ये भी हमारे क्या कहते हैं एग्जामिनेशन के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसमें पहला टॉपिक हमारा क्या है, समर्थक ऋणाधार। ये होता क्या है, तो उधारदाता या उधार प्राप्तकर्ता से समर्थक ऋणाधार के रूप में ऐसी परिसंपत्ति का मांग करता है जिन्हें बेचकर वह अपने ऋण राशि की वसूली कर सके, परिसंपत्ति की समर्थक ऋणाधार कहलाता है। मतलब सिंपल सल बात है कि अगर कोई गांव में किसी से कर्ज लेने जाता है, कोई कर्ज लेने जाता है, तो एक गरीब जिसको खाने का भी मतलब कि पैसा नहीं है, वो अगर मार्केट में किसी से उधार मांगने जाएगा तो उसको कोई उधार देगा, नहीं देगा। क्यों नहीं उधार देगा, क्योंकि जानता ही एकरा दे देंगे, फलनवा के पैसा दे देंगे तो चुकाएगा कहाँ, एकरा अपना खाएला है नहीं तो पैसा चुकाएगा कहाँ से, ऐसा हो सकता है। तो बैंक कभी भी किसी को लोन देती है, या कोई भी व्यक्ति, एक आम आदमी किसी को सूद पर पैसा लगाता है, लोन देता है, कर्ज देता है, तो देने से पहले ये सोच लेता है कि इससे लेंगे कैसे, ये चुकाएगा कैसे। अगर चुकाने का रास्ता या कैपेसिटी आपके पास नहीं होगा तो कभी भी बैंक या कोई व्यक्ति आपको लोन पे पैसा नहीं देगी, ऋण पे पैसा आपको नहीं देगी। ऋण मतलब ही होता है क्या कि आप जो पैसा ले रहे हैं वह किसके आधार पर ले रहे हैं। कोई क्या होता है, अपना ज़मीन गिरवी रख देता है, कोई अपना गहना गिरवी रख देता है, कोई अपना घर गिरवी रख देता है। ये याद करो, महाभारत में, महाभारत कितने लोग जानते हैं महाभारत के बारे में? महाभारत में के गो पांडव थे, पांडव के भाई थे? 5 गो। तो याद है उस महाभारत में कि जब क्या होता था, चौसर चल रहा था, मतलब वो खेल चल रहा था पासा, ठीक है, जैसे कि हम लोग लूडो खेलते हैं ना, वैसा ही खेल चल रहा था। और उसमें शकुनी मामा जो थे वो जुआ खिलाए वाला थे, और एक तरफ कौरव था और एक तरफ पांडव था। मतलब एक तरफ 100 गो भाई दुर्योधन और इधर 5 गो पांडव, और बीच में क्या था, शकुनी मामा खिलवा रहे थे। शकुनी मामा अपन भगिनवा से मिल गए, सौतेला भगिना को छोड़ दिए, और मिलने के बाद क्या हुआ, तो क्या हम बता रहे थे कि समर्थक ऋणाधार तो किसी न किसी बेसिस पर, किसी न किसी आधार पर क्या होता है ऐसा दिया जाता है, ठीक है। तो अगर आपका क्या कहते हैं ज़मीन है, तो कोई व्यक्ति क्या किया कि ज़मीन दिया और ज़मीन के आधार पर पैसा किया। अगर बैंक या कोई व्यक्ति जिसने लोन दिया है, अगर वो पैसा नहीं चुका पाए तो उस ज़मीन की नीलामी करके वो पैसा वसूल सकता है ना। उसी प्रकार से कोई गहना गिरवी रखता है, तो कोई गहना गिरवी रखा, अगर वो पैसा नहीं चुकाया तो वो गहना क्या कहते हैं वो रख लेगा। तो अगर जिस आधार पर कोई भी व्यक्ति, जिस आधार पर किसी व्यक्ति को लोन देता है, पैसा देता है, कर्ज देता है, उसे ही क्या कहते हैं, ऋणाधार। तो हम जो महाभारत की कहानी बता रहे थे, तो अंतिम में पांडव सब हार गए, भले बेईमानी किया कौरव, लेकिन हार गए। तो अंतिम में कहता है क्या कि तब हम सब हार गए, चलो अब जुआ बंद करते हैं। तो वहाँ पर क्या कहते हैं, शकुनी मामा इशारा करते हैं कि अभी भी तुम्हारे पास कुछ है। तो वहाँ पर धृतराष्ट्र कहते हैं कि तो अब क्या, वहाँ पर क्या कहते हैं, जब पांडव के जो बड़े भाई थे वो कहते हैं कि अब तो मेरे पास कुछ नहीं, राजपाट सब हम हार गए, अब तो कुछ नहीं है, अब कैसे तुमको हम कुछ किस पर जुआ लगाएं। तो कहता है अभी भी है। तो कौची है, तो कहा कि तुम्हारी पत्नी है द्रौपदी, जिसको पांचाली कहते थे, 5 व्यक्ति ने एक साथ उससे विवाह किया था, ठीक है। उसके भी कहानी थी कि 5 गो पति कैसे, हाँ बाद में बताएंगे। लेकिन यहाँ पर तो कहा कि तो ठीक है, सब मना किया, लेकिन कहा कि ना इसको भी लगाते जुआ काजनी सब आ जाए, दे दिया कि क्या कहते हैं, अगर जीत गए तो तुमको सब मिल जाएगा, अगर हार गए तो तुम्हारी पांचाली गई। तो सोचा कहीं आ जाए,
जुआ का लत ही ऐसा है कि एक बार जिसे लग गया उसको पूरा बर्बाद कर देता है। तो जब वो आ गया तो अंतिम में पांचाली को भी, द्रौपदी को भी उसने जुआ पे लगा दिया और जुआ वो हार गया, पांडव जुआ हार गया। ठीक है, तब हार गया तो अब तो आपको पांचाली को देना पड़ेगा। फिर उसके बाद की कहानी क्या हुई, तो बाद की बात, इसीलिए कहा जाता है कि जुआ इतना खराब लत है जिसमें आदमी क्या होता है अपना पूरा जीवन हार देता है। ये ऐसा खराब लत है जिसकी कोई परिकल्पना नहीं की जा सकती है। इसीलिए कभी भी हर व्यक्ति को कहा जाए कभी भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, वो खेल ही ऐसा क्या जो रिश्तों को बर्बाद कर दे, जीवन को ख़त्म कर दे और सबके सामने शर्मसार कर दे, वैसा खेल क्यों खेलेंगे। तो वहाँ पे भी जुआ का एक आधार था द्रौपदी। तो हर जगह अगर कोई जुआ खेलता है या किसी से कर्ज लेता है तो बिना आधार के क्या कहते हैं कोई कर्ज नहीं देता है। और जिस बेसिस पर देता है, आपको अगर 10 लाख रुपया अगर कर्ज दे रहा है तो देने वाला वो जानता है कि अगर ये नहीं चुकाएगा तो कैसे इससे 10 लाख रुपया ले लेंगे। ठीक है, तो जिस आधार पर किसी व्यक्ति को ऋण दिया जाता है, कर्ज दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, ऋणाधार। सुने होंगे होम लोन। आप गृह लोन लेते हैं, घर बनाए, आपका घर हुआ, रहे, आप पैसा चुका दिया, आपका घर हो गया। लेकिन अगर आप घर नहीं बनाए तो वो घर पर क्या करेगा, बैंक वाला ताला मार देगा, वो घर उसका हो गया। ज़मीन तो आपका था, पैसा तो आपको चलिए बैंक ने दिया कि 50 लाख रुपया या 25 लाख रुपया घर बनाने के लिए दे दिया, लेकिन ज़मीन तो आपका था, आप नहीं चुकाए तो जब घर जो बनाया वही गया और जिस ज़मीन पर खड़ा वही गया। अब नीलाम करके आपको पैसा है, आपको अगर बैंक को 25 लाख रुपया देना है और आप नहीं चुकाए तो बेच के 25 लाख वो अपना सूद मूल जोड़ के सधा लेगा और सधाने के बाद अगर पैसा कुछ बचेगा तो आपको वो लौटा देगा, वो अपना पैसा ले लेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से एक गांव देहात में भी कोई व्यक्ति जो किसी को सूद देता है तो वो क्या होता है, किसी न किसी आधार पर देता है। कोई जाओ कि पैसा मांगे तो कहेगा कि तो पैसा तू देगा कैसे, होता कि हमारे घरवा हवा न ले लिहा, हमारे खेतवा हवा न पैसा होता, खेतवा बेच के तोरा दे देबुआ। जिसके पास न खेत है, न घर है, न कोई प्रॉपर्टी है, तो उसको कोई कर्ज देगा, नहीं देगा। तो जब भी कर्ज लिया जाता है तो किसी न किसी आधार पर ही लिया जाता है या दिया जाता है। ठीक है, तो जिस आधार पर कर्ज लिया जाता है उसी को बोलते हैं समर्थक ऋणाधार। जहाँ बोला गया कृषि भूमि, जेवर, मकान, पशुधन, बैंक जमा, बैंक में जो पैसा जमा उसके पर भी उधार होता है। किसी को 1 करोड़ का क्या कहते हैं लोन है, किसी को 1 करोड़ का लोन लेना है और किसी उसके बैंक में 1.5 करोड़ रुपया है तो 1 करोड़ का बैंक लोन दे देगी तो चुका देगा। लेकिन जिसके पास नहीं है उसको देगा, नहीं जाए देगा। तो जिस आधार पर लोन मिलता है उसी को बोलते हैं समर्थक ऋणाधार। अब आगे की ओर चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक क्या है, विविध प्रकार की साख व्यवस्था। क्या है, विविध प्रकार की साख व्यवस्था। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की मुख्य मांग फसल उत्पादन के लिए होता है, जिसमें बीज, उर्वरक, कीटनाशक, पानी, बिजली, उपकरणों की मरम्मत आदि पर काफ़ी खर्च होते हैं। एक गांव में विभिन्न श्रेणियों में उधारकर्ताओं के लिए अलग अलग साख या ऋण व्यवस्था हो सकती है। बोला गया है क्या कि अगर बोला गया है कि साख, विविध प्रकार के साख व्यवस्था, यानी कि अगर साख व्यवस्था क्यों किया गया है, अब किसी को खेत है तो खेत, जैसे कि प्याज का लोग खेती करता है, तब प्याज के लिए बीज चाहिए आपका, उसके लिए तेल पानी सब चाहिए, तो उसके लिए खर्चा लगता है ना जी। तो थोड़ा थोड़ा खर्च करके आता है तो पैसा आता है। तो किसान लोग क्या करता है, मार्केट से, दुकानदार से क्या होता है, खाद उधार लेता है, तेल उधार ले लेता है, ठीक है, बीज के लिए उधार ले लेता है, करता है कि चलिए हम जब खेती हो जाएगा, जब कंप्लीट बन जाएगा, तैयार हो जाएगा तो हम आपको बेच के पैसा दे देंगे। तो बोला गया है साख के आधार पर। अब कोई किसी का खेत 1 कट्ठा नहीं है, अब वो जाए कहेगा ना कि हमरा 5 बोरा खाद लेना है, दीजिए ना पैसा, तो उसको ना कहेगा कि अरे तोरा खेते नहीं तो तू खेती करबे नहीं कर रहा, तोरा पैसा कहाँ से चाहिए, पहला चाहिए, तो झूठ बोल रहा है। तो कहा गया है क्या कि विविध प्रकार के साख व्यवस्था होता है, मतलब कि साख व्यवस्था यानी अलग अलग आधार पर लोग लोन लेते हैं। कोई लोन क्या होता है, घर चलाने के लिए लेता है लोन, कोई का बिजनेस चलाने के लिए लोन लेता है, कोई क्या होता है खेती बाड़ी करने के लिए लोन लेता है, अलग अलग प्रकार के। कोई ऐसा भी होता है जो बाल बच्चा के बेटी का शादी करना है, उसके लिए भी लोन लिया जाता है कि भाई हमरा लोन दे दीजिए। कहेगा कैसे, तो उनको लोन दे देंगे, कैसे होगा तक कि नहीं होगा तो अपना खेत बेच के आपको दे देंगे। तो वो साख व्यवस्था जो होता है उसी को यहाँ पर विविध प्रकार की साख व्यवस्था कहा गया है।
यानी कि गांव में विभिन्न श्रेणियों में क्या होता है, उधारकर्ताओं के लिए अलग अलग साख व्यवस्था। यानी कि कोई क्या होता है, किसी चीज़ के लिए लोन देता है, कोई जैसे कि हम मान लेते हैं कोई बैंक किसान क्रेडिट लोन दे रहा है, कोई घर में शादी विवाह के लिए लोन दे रहा है। तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग लोन देने वाला होता है। कभी कभी बैंक सारा चीज़ लोन देता है। हमने पहले प्रीवियस के क्लासेस में ही बताया है आप लोगों को कि अगर हम ऐसे तो लोन लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से लोन और कर्ज लेने की आवश्यकता हो तो कहाँ से कर्ज लेंगे, बैंक से, इधर उधर से कर्ज नहीं लेंगे। ठीक है। अब आता है साहूकारों से ऋण। छोटे किसान गांव के साहूकारों से ब्याज की उच्च दर पर पैसे उधार लेते हैं। उच्च ब्याज दर के कारण कर्ज जाल में फंस जाते हैं। अब छोटा मोटा किसान है जो 2 बीघा 4 बीघा खेती कर रहा है, 1 बीघा खेती कर रहा है, वह क्या, उसका खेतों अपना नहीं होता है। वो खेत ले लिया पट्टा पर, 10,000 15,000 बीघा खेत ले लिया। उसके बाद उसमें खेती भी किया, प्याज वगैरह बोया। अभी प्याज का सीजन है, प्याज का एग्जाम्पल है, प्याज बोया, प्याज भी उधार का, उसमें तेल पानी भी उधार का, कि सोचा कि क्या कहते हैं प्याज उगेगा तो बेच के दे देंगे। अगर किस्मत अच्छा रहा, समय पर मौसम मेहरबान रहा, तो क्या कहते हैं किसान जैसा भी क्या हो जाता है, वो पहलवान हो जाता है। लेकिन हर बार मौसम मेहरबान होता नहीं है। पिछला साल क्या कहते हैं फॉर एग्जाम्पल कि 7,000 मन बिका, अगला साल भी 7,000 मन बिकेगा, इसकी कोई गारंटी है? किसान लोग में पिछला साल 2 बीघा खेत किया, अगला बार 10 बीघा खेती कर लिया कि अगला साल फिर कमाएंगे मोटा। लेकिन उसको कमाने के चक्कर में, उस पैसे को पाने के चक्कर में वो लगातार कर्ज पर कर्ज लेते जाता है। अगला साल 7,000 मन का 700 रुपये मन नहीं बिका, या प्याज खेते में था और उसी दिन पत्थर गिर गया, ढेर पानी पड़ गया, सब जड़ी में पानी चला गया, तो प्याज सड़ने लगेगा, तो आपको जल्दी बेचना होगा। तो उसकी स्थिति में क्या होगा, उसने लगाया क्या कहते हैं 10 लाख रुपया पूंजी और बेच के आया 5 लाख रुपया, या वो भी नहीं आया, 3 लाख आया, मान के चलो 5 लाख आ गया, तो 5 लाख का तो उधार हो गया उसको। तो हम क्या कहते हैं समझ रहे हैं कि 5 लाख का लोन हो गया, लेकिन अगला आदमी जो आपको दिया है, तो आपको अगर 10 लाख के जगह पे आप 12 लाख का प्रॉफिट कमाते तो हमरा 2 लाख दे देते। हमने आपको लोन दिया 10 लाख, अगर 12 लाख कमा लेते तो हमरा 10 लाख के जगह 11 लाख देते, नहीं ना, 10 लाख ही देते। तो अगला आदमी तो एक हम आपको भैया पैसा दिए, हमको पैसा चाहिए, आपको प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ इससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो आपस में क्या होता है, विवाद हुआ, तो आप उस पैसा को चुकाने के लिए साहूकार आपसे पैसा मांगेगा। जब साहूकार आपसे पैसा मांगेगा तो उस स्थिति में क्या होगा, आपके पास पैसा नहीं होगा, तो क्या करेंगे, या तो खेत बेचेंगे या तो घर बेचेंगे। अगर खेतों घर नहीं था तो वो भी लिए थे उधार पर, तो अंतिम में क्या करेंगे, तेल पी के सूझ जाएंगे, जहर खा के मर जाए। कई सारे किसान क्या कहते हैं सालों साल जहर खा के मर जा रहे हैं, क्यों, कर्ज कारण, क्योंकि उसको बहुत तरह का लॉसेस हो रहा। तो वो भी होता है। दूसरा तरीका है कि अब नहीं हुआ तो क्या किया, अगला आदमी से आप क्या कहते हैं 5 लाख का बेचे थे, 5 लाख का कर्ज था, तो वो भी 5 लाख रुपया और 5 लाख और कर्जा लिए, 10 लाख का कर्जा फिर हो गया। लेकिन क्या हुआ, पहले से 5 लाख 10 लाख चुकाना है तो 15 लाख में हुआ जी, और खाने के लिए भी कुछ नहीं हुआ, तो घर चलाने के लिए चाहिए, तब 2 लाख रुपया घर चलाने के लिए, तो 17 लाख रुपया का कर्जा हो गया। अब 17 लाख को चुकाने के लिए साल में हम कमा रहे हैं 2 लाख 3 लाख रुपया, 17 लाख कहाँ से लाएंगे? तो धीरे धीरे वो 17 लाख धीरे धीरे क्या कहते हैं 70 लाख में परिवर्तित हो जाएगा और उस कर्ज में डूबते जाएंगे। तो कहावत है बहुत पुराना सा कि क्या कहते रहे, हल्ला नहीं, धीरे धीरे, छोटो आराम आराम से पढ़ाओ, धीरे धीरे बोल पड़ने, धीरे धीरे। तो आदमी क्या होता है, कर्ज जाल में फंसते चला जाता है, कर्ज जाल में धीरे 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 फंसते। हर एक इंसान जो होता है, कहावत है गांव में कि उतना ही पाँव पसारो जितना की चादर हो, यानी कि उतना ही ज़्यादा आप अपने पर रिस्क ले जो कि चुका सके, उससे ज़्यादा लीजिएगा तो आप कर्ज जाल में फंस जाइएगा। ऐसा फंसिएगा कि आपको जीवन में जीने नहीं देगा लोग, जहाँ चलिएगा लोग परेशान करेगा। तो उतना ही कर्ज लेंगे जितनी की क्षमता, उस क्षमता से ज़्यादा लेंगे नहीं, और कोशिश करेंगे कि क्या कहते हैं हम कर्ज ही नहीं लेंगे। अरे क्या हो रहा है, तुम चला रहा है तो हम क्लास लेना तो कभी बंद हो रहा है, कुछ ही हो रहा है, दूसरा सिस्टम चलाओ, चलाने आ ही नहीं रहा है, जो खाली दांत से खा रहा है। 6 महीना से कंप्यूटर चला रहा है, चल ही नहीं रहा है तुमसे। लेट से आया था ना, नहीं तुम नहीं लेते क्लास, दिमाग खराब करता।
तो साहूकारों से ऋण, तो छोटे छोटे कर्ज देने वाले लोग जो होते हैं वो कर्ज देने के कारण कई प्रकार की परेशानी से जूझते जाते हैं और वो समस्या उनको होते जाता है। ठीक है, तो उसको वही बोला गया है साहूकारों से ऋण। अगला हम लोग टर्म समझते हैं, बीच में इस तरह का डिस्टर्बेंस हो जाता है तो हम क्लास नहीं ले पाते हैं, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। पानी है, लेके आओ पानी। अगला हमारा टॉपिक क्या है, व्यापारियों से ऋण। व्यापारियों से ऋण क्या होता है ये समझे। साहूकार से ऋण, छोटा छोटा व्यापारी तो ऋण लेता है, हम लोग समझ लें। अब अगला हम लोग को समझना है क्या कि व्यापारियों से ऋण क्या होता है। तो बोला गया है किसान को कम से कम ब्याज दर पर कृषि व्यापारियों को ऋण मिलता है। व्यापारियों को भी किसान से उसकी फसल को बेचने के वादा मिलता है। इस तरीके से व्यापारी सुनिश्चित करता है कि धन लाभ कमाने के अतिरिक्त अदा भी किया जाता है वह काम कीमत के किसान फसल खरीदता है। जैसे बताओ, एक व्यापारी से ऋण, जैसे कि अगर हम प्याज का खरीद बिक्री करते हैं, दलाल समझते हो, प्याज का दलाल बिचौलिया, वो क्या करता है, किसान से प्याज लेता है, अपना मचान चाली पे रखेगा और क्या होता है सिलीगुड़ी सीतामढ़ी कहाँ कहाँ नेपाल वो प्याज को भेजता है। आपसे 400 रुपये मन लिया, उसको 600 रुपये मन या 500 रुपये मन बेच दिया। बीच में क्या कहते हैं 50 रुपया लोडिंग चार्ज खर्चा ले जाने का, 50 रुपया पर मन प्रॉफिट हुआ। तो उससे लोन लेने पर क्या फ़ायदा होता है कि वो ज़्यादा प्रेशर नहीं देगा, सस्ता से लोन दिया। व्यापारी क्यों लोन दिया कि आप अपना प्याज जो है हमको ही बेचेंगे, किसी दूसरे को नहीं बेचेंगे। व्यापारी को फ़ायदा, किसान को फ़ायदा हुआ कि व्यापारी कहेगा कि भाई प्याज हम आपसे लिए और बेचे, यही चीज़ ना होता है। तो उस केस में क्या किया जाता है कि किसान क्या मान लेते हैं 1 साल प्याज में घाटा लग गया, तो साहूकार रहता तो कहता कि हमरा पैसा चाहिए, लेकिन ये जो व्यापारी है उसको तो प्याज चाहिए, प्याज नहीं हुआ या कम प्याज हुआ, जितना था लिया, बोला कि ठीक है इस बार नहीं चुका पाए तो अगला बार चुका देना प्याज का लोन, अगला बार बढ़िया फसल होगा तो चुका देना। तो इससे क्या होता है कर्ज का भार वहाँ पे भी पड़ता है लेकिन कम से कम पड़ता है, क्योंकि सामने वाला व्यापारी होता है वो आपकी भावनाओं को, आपके विचारों को क्या होता है समझता है और समझने के आधार पे ही वो काम करता है। ठीक है, तो बोला गया है कि व्यापारियों से ऋण से किसान को फ़ायदा क्या होता है कि कम से कम ब्याज पर, कम से कम इंटरेस्ट पर, कम से कम सूद पर उसे पैसा मिल जाता है और व्यापारी ज़्यादा परेशान उसको नहीं करता है। लेकिन किसान को भी समझना चाहिए कि व्यापारी से उतना ही लोन ले जितना कि चुका सके। आपका दम है 2 बीघा खेती करेगा, आप 10 बीघा खेती कर लेंगे तो क्या आप चुका पाइएगा? आप इतना ना फैल जाइएगा कि क्या कहते घाटा हो जाएगा तो आप सिकुड़ ही नहीं पाइएगा। तो जीवन भर प्याज उपजाते रहिए, अभी ना पैसा के क्या कहते उसको देते जाइए, मेहनत करे आप और खाएगा अगला क्या कहते व्यापारी। तो कभी भी हमें हर व्यापार में उतना ही सोचना चाहिए। लोग कहेंगे हम बिजनेस कर रहे हैं तो लोग कहेंगे सर आप तो खूब नॉलेज वाले व्यक्ति हैं, आप एक लाइब्रेरी खोल दीजिए, आप ये खोल दीजिए, फलाना चिलाना खूब ला दीजिए। ठीक है, 50 को पटना से टीचर मंगवा दीजिए, 50 को यहाँ से दिल्ली से टीचर मंगवा दीजिए, मंगवा दिए, चल रहा है। क्या कहते हैं बच्चा, क्या कहते हैं बच्चा भी खूब आ गया, लेकिन बच्चा खूब आ गया आने के बाद वो पैसा नहीं दिया तो पैसा टीचर को कौन देगा? हमरे चुकाना पड़ेगा। तो हम उतना ही ना फैलेंगे जितना कि हम चुका सके। ये हो कि आज हम बहुत सारा नाम कमा लिए और 6 महीना में कहे फलानवा टीचर कहे कि हमारे सर पैसा रख लिए, वो कहेगा कि हमारा सिलेबस खत्म नहीं हुआ। अब टीचर को पैसा नहीं देंगे तो टीचर क्या होगा, छोड़ के भाग जाएगा। छोड़ के भाग जाएगा तो सबको हम अकेले कैसे हैंडल करेंगे, नहीं ना हो पाएगा। तो उतना ही ना फैलेंगे, भले लोग कितनों बड़ाई कर ले, लेकिन हम अपनी कैपेसिटी को जानेंगे कि हम कितना बढ़ा सकते हैं, कितना क्षमता कर सकते हैं। तो अपनी क्षमता के हिसाब से ही सूद लेना चाहिए, ऋण लेना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए, ज़्यादा रिस्क और नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अगला हमारा क्या है, बैंक से ऋण। सबसे अच्छा ऋण आप बैंक से ऋण जो लेते हैं, माध्यम है बैंक। बड़े बड़े किसान बहुत कम ब्याज दर पर खेती के लिए बैंक से ऋण लेता है। बैंक ऐसे उधारकर्ताओं को अन्य सुविधाएं भी प्रदान करता है, जैसे कि आप अपना क्या किए, फसल का बीमा करवा दिए, बीमा करा दिए, बैंक से उस बीमा के आधार पर लोन ले लिए। सपोज दैट क्या कहते हैं आपने 5 लाख रुपया लोन लिया और 5 लाख का उधर 10 लाख का बीमा करवाए होते। हो सकता है फसल खराब हो गया, बाढ़ आ गया, दह गया, आंधी तूफान आया, दह गया, बीमा करवाए हुए थे तो बीमा कंपनी वाला आपको पैसा देगा और वो पैसा आप बैंक वालों को चुका सकते हैं। ये फ़ायदा होता है।
बैंक से अगर आप लोन लिए, एक और भी फायदा होता है कि अगर साहूकार से या व्यापारी से लोन लेते हैं तो वह अपना इंटरेस्ट और सूद नहीं छोड़ेगा। लेकिन बैंक के पास फ़ायदा होता है कि अगर बैंक वाला देखता है ना कि पैसा एकदम नहीं चुका रहा है तो आपको कहेगा कि ये भाई अंतिम में सूद मूढ़े पैसा दे दो, जितना लिया है ना पैसा वही दे दो, सूद को छोड़ो। देखे वो बिजली बिल, कोई व्यक्ति बिजली बिल नहीं चुकाता है तो साल में ऑफर निकलता है कि आप अपना एक बार पूरा पैसा जमा कर दीजिए, आपको सूद नहीं लगेगा। तो सरकार क्या करता है, आपको कई प्रकार का सुविधा देता है। बैंक आपको कभी भी पैसा के लिए ज़्यादा प्रेशर नहीं देता है। अगर कुछ प्राइवेट बैंक वाले प्रेशर देते हैं तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो उसको आप क्या कहते हैं, जागो ग्राहक जागो में आप उसका कंप्लेन कर सकते हैं, आपको वो तंग नहीं करेगा। पैसे आप प्रेम से मांग सकते हैं, उसके लिए लड़ाई झगड़ा मारपीट करने का कोई अलाउ नहीं होता। हाँ, जो प्राइवेट बैंक के कुछ दलाल होते हैं वो अपना ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आपको परेशान करेंगे, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर परेशान करता है तो कहोगे तो तुम कोई बाइकें लिए हुआ है, अब बाइक उसका क्या कहते हैं कर्ज नहीं चुका पाता, बीचे रास्ता गाड़ी तुमको छीन लेगा, लेकिन ले लेगा, ठीक है, उसका लेना राइट है। लेकिन आपको अगर बदतमीजी करता है ना तो उसका उस पर केस भी कर सकते हैं, उसको बदतमीजी करने का राइट नहीं है, ये चीज़ समझना है। तो इससे क्या होगा, आप बचेंगे। तो बैंकों से ऋण क्या होता है, एक ऐसा माध्यम है जहां पर एक किसान या कोई भी आम व्यक्ति आसान से आसान किस्तों में कम से कम सूद पर क्या कर सकता है, लोन ले सकता है। कोई दिक्कत नहीं ना। अगला है क्या हमारा, नियोक्ता से ऋण। भूमिहीन किसान, मजदूर और अन्य मजदूर ऋण के लिए अपने नियोक्ता पर निर्भर करता है। जमींदार प्रत्येक महीने 5% की ब्याज दर पर मजदूरों को ऋण देता है और ऋण के बदले जमीन मालिक के लिए काम करता है। क्या बोला कि अगर क्या कहते हैं, कोई व्यक्ति है, समझते हो, अच्छी बंधुआ मजदूर टाइप का कुछ समझते हो कि तुमको हम पैसा दिए 2 लाख रुपया और तुम नहीं चुका पाए, तो कहोगे कि पैसा ना चुकाएगा मालिक कैसे दोगा, तो कि तरह बेटवा के भेज दिए काम करेगा। जब तक तुम क्या करेगो, पैसा नहीं चुकाओगे, उसके बदले तुम्हारा बेटा मेरे यहाँ काम करेगा। जिस दिन तुम पैसा चुका दिए, सूद में वो काम कर रहा है, मूर्ख तुम्हारे यहाँ रहेगा। जिस दिन चुका दिए तुम्हारा बेटा छूट जाएगा। तो यहाँ पर भी जो ऋण होता है नियोक्ता के द्वारा, तो जमींदार जो थे छोटे छोटे क्या कहते हैं गरीब मजदूर वर्ग के लोगों को लोन देते थे, क्योंकि पैसा का जरूरत, ब्याह शादी बीमारी बहुत तरह का बात होता है, तो उसमें तो पैसा चाहिए। सबसे ज़्यादा जरूरी क्या कहते हैं, बीमारी किसी को नहीं छोड़ता। आप हर चीज़ से बच जाइएगा, बीमारी नहीं छोड़ेगा। बीमारी आपके पास आ रहा है तो आपको तो इलाज करवाना है, पैसा है नहीं कुछ सेविंग, तो आप कहीं ना कहीं से लीजिएगा कर्ज, और कर्ज को चुकाने के लिए आपको कमाना पड़ेगा। तो अंततः पहले के लोग, या आज भी क्या होता है, पैसा को चुकाने के लिए लोग रात दिन मेहनत करते थे, नहीं चुका पाते थे। यहाँ गरीब आदमी का पेट तो भरिए नहीं रहा है, पैसा कहाँ से चुकाए, कर्ज कहाँ से चुकाए। तो उस कर्ज को चुकाने के लिए वह क्या होता, उसके लिए उसके यहाँ क्या करता था, मजदूरी करता था। अब मान लेते हैं कि अब वो 500 रुपया कमा रहा है, 500 रुपया वो कमा रहा है, तो कहा कि ऐसे नहीं चुका रहा है तो ऐसे चुकेगा। तुमको 500 रुपया में क्या हुआ, क्या कोई दिक्कत। तो 500 रुपया में क्या कहते हैं 5% हम लेंगे, तो 500 का 5% कर दिए तो क्या हो गया, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, कितना बच गया जी, 25। यानी कि आपको 475 रुपया देंगे, 25 रुपया रोज के रोज हम काट ले जाएंगे, धीरे धीरे चुक जाएगा। 10% भी कर सकता है, 5% तो प्रेम से। अगर कोई साहूकार क्या कहते हैं, जमींदार अगर खरूस टाइप का है, ठीक है, तो वो कहेगा नहीं आपका 50% काटेंगे, यानी 500 में क्या कहते हैं 250 रुपया रखेंगे, 250 रुपया मजदूरी देंगे। ऐसा भी होगा, अंग्रेज के ज़माना में ऐसा होता था कि आपको क्या कहते हैं, आप खेती कीजिए, 3 हिस्सा अंग्रेज लेगा, 1 हिस्सा किसान लेगा। हम खेती करें, हम उपजाएं और तुम सारा कुछ ले जाओ, तो रंगदारी था, ज़बरदस्ती था। तो उस समय हमारा देश गुलाम था, लेकिन आज हमारा देश गुलाम नहीं है, ठीक है, संविधान लागू हो चुका है, ठीक है। क्या किसी को कोई दिक्कत तो बोलना। सहकारी समितियों से ऋण, आप लोग की मम्मी लोग जो होंगी वो 10 रुपये वाला ग्रुप में जुड़ी हुई होगी, तो जो ग्रुप होता है वो सहकारी समिति होता है। वो सहकारी समिति से क्या होता है, कम से कम इंटरेस्ट, बैंक भी 1.5% लेता है, लेकिन वो आपको 1% पर सूद देगा। 1% सूद देने से फ़ायदा क्या होता है, उस समिति से फ़ायदा क्या है कि आपने 1 लाख रुपया लोन लिया, तो 1 लाख रुपया लोन दिया,
तो आप चाहें तो खाली सूदे चुकाइए, मूर रख ले रहिए। आप सूद, अगर आपके पास पैसा आ गया कि मान लेते हैं 1 लाख रुपया आप लेते हैं और ये आपको 1% सूद यानी 1000 रुपया महीने महीने देना, अगला महीना में आपको 1000 के अलावा क्या कहते हैं 5000 रुपया एक्स्ट्रा हो गया, तो 1000 वो सूद भी दे दिए और 5000 भी हम चुका दिए, तो अब हमको क्या होगा 95,000 का ही सूद चलेगा। अगला बार फिर हमको क्या होगा 1000 रुपया हुआ, अब भी 5000 नहीं हमको 2000 रुपया एक्स्ट्रा हुआ, तो वो भी 2000 चुका दिए, तो अब हमको 95 से तू गया तो 93,000 ही बचा। तो आप सूद भी चुकाते रहे और ज़रूरत के हिसाब से आपको 500 रुपया, 10,000 रुपया, 5,000 रुपया जितना होता है आपका प्रॉफिट बच रहा है, अगर बच रहा है तो देते गए, नहीं बच रहा है तो जब होगा तब देंगे, कोई प्रेशर नहीं है। तो सहकारी समिति के द्वारा भी आजकल जो लोन लिया जा रहा है बड़ा ही गरीब वर्ग के लिए बड़ा ही क्या कहते हैं फ़ायदेमंद है, उसको ज़्यादा प्रेशर क्यों। अब ये जो सूद पर गांव में जो लोग सूद पर पैसा लगाते थे उन सब लोगों को एक बहुत बड़ा तमाचा है सहकारी समिति, क्योंकि 2-4-10,000 का लोन पैसा कर्ज लेना है ना तो जाए एक समूह से ले लीजिए, कोई प्रेशर नहीं है। और सहकारी समिति आपको कोई प्रेशर नहीं देती, आप आराम से धीरे धीरे पैसा चुका सकते हैं। हाँ, कुछ निठल्ले लोग ऐसे भी होते हैं जो क्या करता है पैसा वो लेके वही पैसा नहीं चुकाता है। सरकार आपको इतना सुविधा दे रहा है तो सुविधा वो समिति को आगे बढ़ाइए जिससे कि और आपको बेनिफिट्स मिलेगा। लेकिन कुछ लोग हर जगह देखो, हर जगह अगर अच्छाई है तो 2-4% बुराई भी है, यहाँ भी बुराई है, यहाँ पे भी दिक्कतें होती है। लेकिन आज हमारे समाज में सहकारी समिति खास करके गांव वर्ग के लिए एक तरह का वरदान है। पैसे के मामले में बड़े ही कम से कम इंटरेस्ट पर आसान किस्तों में आप पैसा चुका सकते हैं और पैसा ले सकते हैं, कोई परेशानी है। पहले बैंक से लोन लेने जाता था कोई तो ये वाला कागज़ चाहिए, वो वाला कागज़ चाहिए, बहुत परेशानी था। लेकिन सहकारी समिति में गया और समूह में गया और उसको सीएम से बोला और उसका क्या कहते हैं जो समिति से बोला कि हमारा भाई 50,000 चाहिए, तुरंत मिल जाता है, कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो ये आसान हो गया। तो आज सहकारी समिति के द्वारा पैसे का लेन देन करना बड़ा ही आसान है और एक गरीब वर्ग के लिए एक बहुत बड़ा राहत है। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं। कुछ व्यक्ति या समूहों को बैंक द्वारा कर्ज नहीं देने के कारण, यानी कुछ ऐसा भी व्यक्ति होता है जो जाता है लोन लेने तो उसको कहता है कि तोरा हम पैसा नहीं देंगे, तो उसका कारण है, इसका कारण बैंक नहीं है, वो खुद है। पहला कारण है ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की अनुपस्थिति। अब गांव देहात में क्या होता है, बैंक नहीं होता है, क्या कोई दिक्कत? तो गांव देहात में क्या होता है, बैंक नहीं होता है, तो वहाँ पर बैंक नहीं है तो लोन क्या लेंगे। हर जगह क्या है, सहकारी समिति भी नहीं है, तो अंत में बैंक नहीं है, सहकारी समिति नहीं है, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो आदमी साहूकारे जमींदार से नहीं लेगा पैसा, तो वो स्थिति में पैसा नहीं ले पाता है और उसको कर्ज हो जाता है। समर्थक ऋणाधार न होना, एक व्यक्ति को लोन ऐसे भी नहीं मिलता है क्योंकि उसके पास न खेत है न घर है, गिरवी रखने के लिए कुछ है ही नहीं है, तो उसको भी कोई लोन नहीं देगा। तीसरा क्या है, जरूरी कागजात न होना। अब खेत है आपके पास, खेत के कागजे नहीं है, तो कहेगा कि हमारे ज़मीन में ओकरा पर लोन दे दीजिए, तो कहेगा ना कि उसका क्या कहते हैं दाखिल खारिज लाइए, उसका पुर्जा लाइए, उसका रसीद लाइए, तो कहिए कि वो तो ना है खानदानी ज़मीन था, तो कहे पहले जाके उसको अप टू डेट करवाइए तभी आपको पैसा मिलेगा। तो कागजात भी होना ज़रूरी है, अगर कागजात अप टू डेटेड नहीं रहेगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। अगला क्या है, ऋण की शर्तें पूरी ना करना, ये भी एक तरीका है, यानी कि अगर कोई बैंक किसी को लोन देती है तो उसके लिए उसके एक नियमावली होती है, वो सिविल स्कोर होता है, उसके आधार पर ही बैंक आपको लोन देती है। अगर वो शर्त आप पूरा नहीं करेंगे तो बैंक आपको लोन नहीं देगी। हाँ, बशर्ते क्या कहते हैं, आजकल बैंक वाले लटखोर है, सब चीज़ पूरा कैले है, तैयो क्या कहते हैं, कहोगे कि 1 लाख लेना है तो 5,000 रुपया घूस दीजिए, 5,000 दे दो तो कागजात कुछ नहीं है तो दे देगा लोन, और नहीं 5,000 दो तो फलना कागज़ नहीं है, चिलना कागज़ नहीं है, तो वो बैंक के करप्शन का मतलब कि एक मतलब उदाहरण है। लेकिन अगर आपके पास पूरा कागजात है तो आपको लोन मिल जाना चाहिए। बैंक के मैनेजर को सोचना चाहिए कि उसको लोन दे। अगर उस व्यक्ति का सिविल स्कोर बढ़िया है, वो पैसा चुका रही है, या एक फ्रेशर है, वो पहला बार पैसा ले रहा है, तो उसका सारा कागजात सही है तो उसे पैसा देना चाहिए, उसे टहलाना नहीं चाहिए, क्योंकि बैंक हमारी सुविधा के लिए बना है, बैंक हमारी असुविधा के लिए नहीं बना है, तो हमें सुविधा देना चाहिए। हाँ, कुछ मैनेजर कुछ क्लर्क हैं जो ऐसा काम करते हैं, उसको लगता है कि हम तो भाई बैंक के मैनेजर नहीं, बैंक के मालिके हैं। जाओगे अगर कोई बैंक में कोई गरीब व्यक्ति लेटाइल पोटाइलेशन है और जाके पैसा जमा करेगा तो पता है कुछ करेगा, दूर रहिए, दूर से रखिए, अरे मारेगा एक तबरा, तो तुम्हारे लिए ग्राहक है,
जिस समय अगर किसी ग्राहक से अगर वह कोई बैंक कर्मचारी बदतमीजी करता है तो किसी, चाहे वो गरीब रहे अमीर रहे, उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। कहिए कि आप लिखित हमको दीजिए कि क्या कहते हैं, आप हमको ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, आप इस तरह से कर रहे हैं, हमको आप क्या कहते हैं, आप मतलब कि हमारा कोई बीमारी लगल है, कोड़ लगल है कि आप छुइएगा, आप तो कहिए कि हम नौकरी नहीं करेंगे। हर दुकानदार, समझ लो कि बैंक एक दुकान है और उसमें काम करने वाला कर्मचारी दुकानदार है और हम लोग ग्राहक है। तो हर दुकानदार के लिए ग्राहक अगर नहीं रहेगा तो दुकान चलेगा। तो अगर हम लोग अगर बैंक में पैसा लेन देन नहीं करें तो बैंक बंद हो जाएगा। तो अगर तेरी आय तक कहो कि सबसे पहले हमारे खाता बंद रहे, हमारे 2 पैसा हम तो ही नहीं रहेगा बैंक, और कहेगा कारण, तो कारण हम ये देंगे कि आपके कर्मचारी हमसे बढ़िया से व्यवहार नहीं करते हैं। आते हैं तो पैसा नहीं निकालते हैं, आते हैं तो कहते हैं कि सर्वरे डाउन है, तो हमारी छुट्टी है, तभी हमारा लंच टाइम है। लंच टाइम क्या होता है? बैंक में लंच टाइम नहीं होता है, लंच टाइम लोग निकालता है। लंच टाइम जैसा चीज़ ही नहीं है। और कोई कहता है कि लंच टाइम, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। बैंक का काम होते रहना चाहिए। मान लेते हैं भूख लगा तो खाया, कि भूख लगेगा तो खाएगा नहीं, खा सकता है। 4 गो अगर क्लर्क पैसा लेन देन का कर रहा है तो उसमें से 1 गो व्यक्ति क्या करेगा, जाएगा, बाकी 3 गो काम करेगा, फिर 1 गो जाएगा, फिर 3 गो करेगा। इस तरह से क्या कहते हैं, काम होते रहना चाहिए। बैंक में लंच जैसा टाइम नहीं होता, काम उसको करना है। अंत में जैसे ही 3 बजता है कहता जाइए बिहान काम होगा, ये भी नियम नहीं। नियम क्या है कि जब तक बैंक में लाइन लगा हुआ है, खड़ा हुआ है, आपको शाम हो रहा तो कभी पैसा जमा नहीं रहा या पैसा का पूरा काम कर ही के छोड़ेगा। ही नहीं कि आधे पर कह के जाइए बिहान से आइएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर करता है तो उस पर कंप्लेन कीजिए, जाओगा ग्राहक जागो में, उसका नौकरी तक खत्म हो जाएगा। और कभी भी किसी मैनेजर से, किसी क्लर्क से बैंक में डरने की आवश्यकता नहीं है। वो क्या कहते हैं, उसको ट्रेनिंग किया जाता है। ग्राहक भगवान होता है, वो हमारा इज्जत करेगा, रेस्पेक्ट करेगा। हम उसका रेस्पेक्ट करें ना करें, मानवता है कि हम उसका रेस्पेक्ट करते हैं, वो हमारा नहीं करता है। लेकिन क्या कहते हैं, हमारा अगर नियम के हिसाब से वो हमको रेस्पेक्ट करेगा, हम उसे करें ना करें। अगर कोई बदतमीजी से बात करता है तो उससे घबराने की बात नहीं। टेढ़ी आता है तो उसको झाड़ दीजिए कि आप कर्मचारी हैं, आप कर्मचारी है बैंक के, काम कीजिए। और नहीं तो बैंक से निकाल रहा है ना, तब कैमरा के सामने खड़ा करने के ठेलिए हमरा, और रिकॉर्डिंग कर लेना, और जाके क्या कहते हैं उसके मेन ब्रांच में चल जाए, उसका नौकरी तक खत्म हो जाएगा। जितना जो फुटानी है ना सब खत्म हो जाएगा, कभी उससे डरने की जरूरत नहीं है। तो कुछ दस्तावेज के कारण बैंक लोन नहीं देती है, सारी चीज़ें हैं। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किन कारणों के कारण समूह या बैंक लोन नहीं देती है। तो ये सारे कारण जिसके कारण समूह या बैंक लोन नहीं देती है। अगला हमारा है भारत में औपचारिक क्षेत्रक में 7। तो बोला गया भारत में ऋणों को 2 वर्गों में बांटा गया है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक क्षेत्र में बैंक और सहकारी समितियां शामिल है, और अनौपचारिक में रिश्तेदार, व्यापारी, साहूकार, जमींदार, बड़े किसान आदि है। बोला गया है क्या कि 2 तरह से लोन दिया जाता है। एक जिसके पास अथॉरिटी है, बैंक खोले हुए है, कोई संस्था खोले हुए, उसका काम है पैसा लोन पर लेना और देना। और एक होता है पैसा का, जैसे गाँव में आपको घर में शादी है तो आप रिलेटिव से कहें कि भाई हमारा 50,000 की मदद कर दीजिए, 1 लाख की मदद कीजिए। उसके पास अथॉरिटी नहीं है लेकिन वो पैसा लेन देन करता है। तो जो सरकार के नियमावली के आधार पर सरकार से अथॉरिटी करके एक दुकान, एक बैंक खोले हुए है, तो उसे औपचारिक संस्था कहते हैं, जो पैसे का लेन देन करता है। और जो जमींदार घर गाँव में कोई सूद पर पैसा लगाता है तो वो क्या होता है, अनौपचारिक है। और अनौपचारिक वाला अगर आपको डराता है, धमकाता है कि हमारा पैसा देने तो तोरा घर बांध के रखबो, ठीक है, तो उससे डरने की जरूरत है, जाकर थाना में कंप्लेन कर दीजिए। कोई अगर क्या कहते हैं, ऐसा करता है कि आपको कह दिया कि 10,000 दे दिए हैं, रोज़ 1,000 बढ़ेगा, ऐसा कोई ज़बरदस्ती करता है, नहीं देंगे तो आपको मारेंगे, थाना में चले जाइए, ठीक है। लेकिन हाँ, तब आप जाइए जब उसके साथ आप कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किए हैं, क्योंकि आपकी भी गलती, आप एग्रीमेंट साइन करके तय किए हैं कि हम आपको महीने 1,000 देंगे, चाहे रोज़ का 1,000 देंगे, तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो औपचारिक पैसा कभी भी लें तो आप औपचारिक संस्था से लें पैसा, अनौपचारिक संस्था से पैसा नहीं लें। अनौपचारिक से संस्था से पैसा लेंगे तो आपको दबाएगा, परेशान करेगा, बहुत तरह का तंग करेगा। तो जब भी पैसा लेना है तो किससे लेना है, औपचारिक संस्था से लेना है, जैसे कि बैंक हो गया, सहकारी समिति हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे की ओर साख के क्या स्रोत है। तो वर्ष 2012 में भारत ने 1,000 ग्रामीण परिवारों को साख के स्रोत इस प्रकार थे।
जैसे व्यवसायिक बैंक से क्या कहते हैं, आपको लोन मिल सकता है 25% तक, सहकारी समिति भी देगी, अनौपचारिक संस्था 5% तक। मतलब कि जहाँ जहाँ से क्या कहते हैं पैसा आजकल लेन देन होता है तो उसको क्या कहते हैं परसेंटेज बांट दिया गया है कि आज जो पैसे का लेन देन होता है तो व्यावसायिक बैंकों से क्या होता है 25%, सहकारी समितियों से भी 25%, अनौपचारिक संस्था जैसे कि जमींदार हो गया, रिश्तेदार हो गया, ये सब चीज़ें से पैसा लेन देन जो होता है उसका कितना परसेंटेज, तो ये परसेंटेज आपको याद करना है कि कौन सा ऐसा साख संस्था है जो कितना परसेंट क्या होता है ऋण के लोन देन में, मतलब कि लोन के लेन देन में भाग लेता है। तो पूछे व्यापारिक बैंक कितना पैसा का लोन देता है 25%। आज हमारे अगर सबको जोड़िएगा तो क्या 25 और 25 50, 50 और 25 कितना 55, 55 8 कितना 63, 63 2 कितना 65, और 65 और 3 कितना, और 65 और 3 33, 65 और 33, 5 और 3 8, और 6 और 3 9, और प्लस 2, 100% हो गया ना। तो बोला गया है कि 100% में आपका 2% अनौपचारिक संस्था साहूकार, 33% जमींदार, 1% सरकारी, 1% रिश्तेदार एवं मित्र, 8%। इस तरह से क्या होता है कितना परसेंट पैसे के लेन देन में भागीदारी करता है उसका डिटेल आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। समझ में आया कि अगर मान लेते होता है ना कि अगर आपको घर में 1 लाख का ज़रूरत है तो फलना इतना देगा, चिलना इतना देगा, करते ना हो तो कितना परसेंटेज कितना पैसा मिलेगा। तो उसे यानी कि पूरे भारत में जो पैसे का लेन देन होता है तो कौन सी समिति कितना प्रतिशत का लेन देन करती है उसी का परसेंटेज यहाँ दिया हुआ है, और सबको जोड़ जाड़ के कितना हो जाएगा 100%, यानी कि 100%। अगला हमारा है साख के औपचारिक एवं अनौपचारिक क्षेत्र क्या है। तो बोला गया औपचारिक क्षेत्र की विशेषता क्या है, यह अपेक्षाकृत कम दरों पर लोन देता है तथा समर्थक निर्धारित ऋण प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है। यह मुख्यतः भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा पर्यवेक्षित होता है, इसमें बैंक सहकारी समिति शामिल। बोला गया है क्या कि औपचारिक क्षेत्र जो बैंक का सहकारी समिति होती है उसका विशेषता क्या होता है कि अगर सहकारी समिति या बैंक से अगर लोन लेते हैं यानी औपचारिक संस्था से लोन लेते हैं तो आप कम से कम सूद पर पैसा ले सकते हैं, कम से कम इंटरेस्ट और ब्याज पर पैसा ले सकते हैं। दूसरा फायदा क्या है कि आपको परेशान वो बहुत कम करेगा, न के बराबर परेशान करेगा, अपनी इच्छा अनुसार पैसा चुका सकते हैं। तीसरा फर्क होगा क्या कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होगा, उसको चोरी नहीं कहेंगे, उसको आप हक से पैसा लिए हैं और ईमानदारी से उसको पैसा चुका सकते हैं। उसका कल हो कि कोई अगर बड़ा आदमी है जो टैक्स चुकाता है तो रिटर्न फाइल में उसका क्या कहते हैं सारा डिटेल भी कर सकता है। और ये सब में क्या आता है बैंक या सहकारी समिति आती है। बैंक तो हम लोग जानते हैं रिजर्व बैंक, आपका SBI हो गया, ग्रामीण बैंक हो गया, और सहकारी समिति जो हम लोग समझ लो गांव में जो 10 रुपये वाला जो समूह है वो क्या है सहकारी समिति है। कोई दिक्कत आगे चल के जब आप लोग कॉमर्स लोगे इंटर में तो वहाँ पर ये सहकारी समिति और डिटेल से पढ़ना है। बस यहाँ पर इतना समझ लेना है ग्रुप वाला जो पैसा लेन देन होता है उसको सहकारी समिति कहेंगे। कोई दिक्कत आगे की ओर अनौपचारिक की विशेषता क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसमें क्या है बस हम लोग इतना समझ लें अनौपचारिक कि आपको मनमाना जितना मन चाहेगा उतना इंटरेस्ट लेगा। फ़ायदा इसमें क्या है कि आपको जब चाहिए वहाँ पर कोई कागजात की ज़रूरत नहीं है, छीन लिया ले जाओ। गांव में किसी से पैसा लेने जाना है तो उसको घर का कागज़ लेके जाते हैं, भैया हमारा ज़रूरत है 20,000 तो ले जाओ, और खाली बस उसका उतना प्रॉपर्टी होना चाहिए दे जाता है। तो अनौपचारिक संस्थाएँ पैसा तो देती है लेकिन मन चाहे आपका इंटरेस्ट लेगा, जब चाहे पैसा देगा, जब चाहेगा तो आपको प्रताड़ित करेगा, जब चाहेगा तो आपको तंग करेगा या आपके कुछ सामान को ले लेगा। इसीलिए कभी भी अनौपचारिक संस्था से पैसा नहीं लेना है। लेकिन एग्जामिनेशन में पूछे तो उस तरह से पूरा डिटेल लिख देना, यह क्षेत्र अपने ऋणों पर उच्च ब्याज दरें लगाता है। बोला ना उच्च ब्याज दर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सूद रहता है। उसके बाद बोला गया है क्योंकि इसके क्षेत्र की निगरानी के लिए कोई संगठन नहीं है, कोई देखे वाला नहीं है, जकरा मन है उसको, हमारा पैसा है तुमको चाहिए तो हम क्यों से काहे पूछेंगे, हमारा जितना मन होगा उतना सूद लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से होता है। फिर बोला गया अनौपचारिक क्षेत्र में ऋण प्राप्त करने के लिए समर्थक ऋण आधार सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट जमा करने की जरूरत है, जब फलना गए दे दो, ना देगा तो गोर हाथ बांध के ले लेंगे, ये नहीं होता है जी, ना देगा तो ना का घरे रख लेंगे, उसको घरे हर बाहर रखेंगे,
इस तरह से ज़बरदस्ती, उसको डॉक्यूमेंट देने का नहीं, ज़बरदस्ती उससे ले सकता है। इस तरह का हुआ। उधारकर्ताओं के लिए फिर बोला गया, यह उधारकर्ताओं को ऋण बढ़ा सकता है और उन्हें कर्ज के जाल में फंसा सकता है। जो आप अनौपचारिक संस्था से यानी गांव घर से जो पैसा लेते हैं, वो आपको इतना ज़्यादा ब्याज पड़ देता है कि आप उसको चुका नहीं सकते और धीरे धीरे आप कर्ज में इतना डूब जाएंगे कि आपके पास कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। कोई दिक्कत है ना। आगे की ओर चलते हैं। स्वयं सहायता समूह, इससे पूछता है क्वेश्चन कि स्वयं सहायता समूह क्या है। तो स्वयं सहायता समूह आमतौर पर ऐसे लोगों का समूह होता है जो समान सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि वाले होते हैं। वह एकत्रित होकर अपनी क्षमता के अनुसार नियमित रूप से पैसे बचाते हैं। स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15 से 20 सदस्य होते हैं। अब हम लोग सहकारिता समिति पे आते हैं। सब गांव के लोग मान लेते हैं कि तुम लोग आपस में एक समिति बनाओ। गांव की महिलाएं समिति बना लेती है, 10 गो या 20 गो सदस्य हो गया। और सब क्या होता है कि महीने महीने या सप्ताह में 10-10 रुपया या 100-100 रुपया जमा कर लिया। तो 20 गो महिला है और 20 गो महिला ने कहा कि हम अपन घर से क्या कहते हैं, सबको 100-100 रुपया जमा करना है सप्ताह में। तो 4 सप्ताह, महीना में 4 सप्ताह, तो 400 रुपया जमा करना है। तो 100-100 रुपया सप्ताह में निकालना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है आज के दौर में। तो एक महिला 400 रुपया देगी। तो क्या कहते हैं, 20 महिला है तो कितना, 20 चौके 80, 8,000 रुपया जमा होगा समिति में। वो 8,000 रुपया सबका है, वो 20 महिला का है। किसी के यहाँ जरूरत पड़ गया, वो 8,000 रुपया, वह कहा कि उसमें समूह में से हमारा 6,000 5,000 रुपया दे दीजिए। पटाख से दे दिया बिना पूछ ले, सब मिलने गज कर रहे हैं। कल उसको जरूरत है, कल उसको जरूरत है, 5,000 दे। लेकिन 5,000 का 1% सूद चलेगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना करके दिया तो क्या कहते हैं, वो 5,000 रुपया क्या हो गया, 6,000 रुपया हो गया। अब 6,000 रुपया जमा हो गया। अब पहले से 2,000 बचल था, 6 क्या हो गया, वहाँ पर 8,000 था, यहाँ पर क्या कहते हैं पहले से 3,000 होता है, यानी कि आपका हो गया 9,000 रुपया। 8,000 9,000 में बदल गया। और धीरे धीरे महीने महीने वो और भी महिला जमा कर रही है पैसा। तो करते करते उसमें 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया संस्था में पैसा जमा हो गया। कभी उस 20 गो महिला में से कभी उसको जरूरत पड़ा, कभी उसको जरूरत पड़ा। सबको जरूरत हो सकता है, जिसको जरूरत हुआ जरूरत के हिसाब से पैसा वहाँ से लिया और लेके क्या कहते हैं एक दूसरे का मदद करता है। तो उसे बोलते हैं स्वयं सहायता समूह। यानी कि कहा जाता है ना कि एक कहावत है कि आज के डेट में किसी की कोई भी मदद नहीं करता है। अपनी मदद, जीवन में आगे बढ़ना है तो लोग अपनी मदद खुद करता है। तो गांव की कुछ महिलाओं ने क्या किया, अपना विकास के लिए क्या किया, आपस में मिलकर एक समिति बना लिया और एक दूसरे का मदद समय के आधार पर करने लगा। तो उसे बोलते हैं स्वयं सहायता समूह। अब वही समूह बाद में बैंक से रजिस्टर्ड करवा लिया। बैंक से रजिस्टर्ड करवा लिया तो उसे क्या कहते हैं, सहकारी समिति कहते हैं, जो कि 10 रुपया वगैरह का होता है। तो आपके क्रेडिट में क्या कहते हैं, आपके समिति में एक स्वयं सहायता समूह में मान लेते हैं 10 लाख रुपया या 20 लाख रुपया जमा हो गया। तो बैंक के पास 20 लाख का क्रेडिट हो गया, तो आपको बैंक लोन देगी ना जी। तो बैंक भी लोन देती है। और इस तरह से क्या होता है, लोगों को आजकल सहकारी समिति 10 रुपया 20 रुपया वाला जमा होता है, उसमें 2-2 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख रुपया लोन मिल जा रहा है। तो सरकार को भी फायदा है और आम आदमी को बिना कोई मेहनत के आसान से आसान, बिना टेंशन से पैसा उसको मिल जाता है। तो इस तरह का स्वयं सहायता समूह होता है। यानी आपस में मिलकर कुछ लोग, महिला हो या पुरुष, मिलकर क्या होता है, एक समूह का निर्माण करती है, जिसे स्वयं सहायता समूह कहते हैं। किसी बाजार में लोग बीसी खेलता है, ठीक है, तो वो भी क्या है, एक तरह का स्वयं सहायता समूह। आपस में मिलकर उसको पैसा दिया, सबको मिलकर। तुम्हारा प्रॉब्लम हुआ तो सब मिलकर पैसा दिए, फिर हमको प्रॉब्लम है तो तुम सब मिलकर हमको दोगे। इस तरह से एक दूसरे की मदद करके पूरा दुनियादारी चलता है। और उसका डिटेल अगर डेफिनेशन है तो इस तरह से पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अगला हमारा क्या है, गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह संगठन के लिए, संगठनों के पीछे मूल विचार कि गरीब के लिए क्या, क्यों यह जरूरी है। तो भाई अमीरवा के पास तो पैसा रहबे करता है, उसको पैसा की जरूरत है नहीं, ज़्यादा होगा। दूसरा चीज़ की, क्योंकि गरीब का दर्द गरीब ही समझ सकता है, अमीर नहीं समझता। तो एक गरीब दूसरे की मदद किया, दूसरे गरीब तीसरे की मदद किया और मिलजुल के आगे बढ़ा। अगला क्या है, स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना। मतलब अब क्या हुआ, अब सब मिल के क्या हो रहा है, पैसा संगठन में जमा हो गया, 10,000 15,000 जमा हो गया था। जब 10,000 15,000 जमा हो जाएगा तो जमा करने के बाद क्या होता है
कि जैसे ही जब 10,000 15,000 जमा हो जाता है तो उस पैसा को मिला के और क्या किया कि कोई काम में लगा दिया, उससे जो प्रॉफिट हुआ सब मिल के बांट लिया। तो धीरे धीरे उसमें पैसा संस्था में आते गया और काम अपना वो करते चला गया। ठीक है। दूसरा बोला गया है क्या, शोषण से बचाना। अब जो अमीर लोग से पैसा लेता था, मनमाना ब्याज देना, ज़बरदस्ती दे पैसा रे, बोलने का कोई तमीज़ नहीं, तो आपस में मिलकर एक दूसरे की मदद किया तो शोषण से बचा, ये भी एक फ़ायदा हुआ। अगला है यहाँ पर कर्जदारों को ऋण जाल से बचना। अब सिंपल है, कम से कम सूद पर पैसा मिलेगा तो कर्जदारों को ऋण जाल से बचना होता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, स्वावलंबन एवं रोजगार, किसी पर आश्रित नहीं होना। अगर हम अपना काम करेंगे तो कोई हमको ज़बरदस्ती करेगा। एक किसी के यहाँ नौकरी करना और एक होता है खुद का अपना बिजनेस करना। तो भले पैसा कम हो लेकिन क्या कहते हैं, अपना इज्जत। कोई हमारा मालिक है, हम अपना बिजनेस चला रहे, क्या कोई मेरा मालिक है, हमको अभी जाने का मन करेगा अभी चल जाएंगे, जब नहीं पड़ेगा तो नहीं जाएंगे, है ना। लेकिन क्या वही होता स्वावलंबन, यानी अपने मान सम्मान की रक्षा। क्योंकि पहले के समय, आजकल तो नौकरी भी करता सबको इज्जत मिलता है, लेकिन पहले के समय किसी के यहाँ कोई मजदूरी करता था, रे ऐसे कर, बोलने का कोई तमीज़ ही नहीं है। लेकिन अगर वही व्यक्ति मिल के अपना ही काम करेगा, पैसा कमाएगा, क्योंकि जीना है तो भाई पैसा तो कमाना पड़ेगा। तो कमाने के लिए किसी के यहाँ मजदूरी क्यों करके अपना खुद का काम करेंगे। तो ये जो संस्था तैयार हुआ, इससे स्वावलंबन एवं रोजगार आया, आपस पर खुद से वो निर्भर करा और रोजगार के नए नए क्या कहते हैं अवसर मिले। अगला पॉइंट इसके अंदर है, टॉपिक है, अंतिम टॉपिक है यहाँ पर कि स्वयं सहायता समूह के कार्य, यानी कि इस तरह के सहायता समूह किस तरह के कार्य करते हैं। बिना समर्थक ऋणाभार को ऋण देना। दूसरा मतलब कि क्या कहते हैं कि आपको कोई अगला कोई गारंटर नहीं भी है तो आसानी से आपको लोन मिल जाएगा। अब कोई 10 रुपये वाला सहायता समूह से पैसा लेता है तो उसको गारंटर की ज़रूरत है। 10 मिल के कहता है कि फलना के चाहिए, समूह में से किसी को पैसा चाहिए तो हमारा 20,000 चाहिए, दे दो, उसको मिल जाता है ना। समूह में पैसा रहता है, मिल जाता है, किसी गारंटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा, सदस्यों की जमा पूंजी इकट्ठा करना। कहने का मतलब होता है कि लोग सदस्यों की जमा पूंजी इकट्ठा करने का मतलब होता है कि लोग क्या होता है आपस में थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा कर लेता है। और कहा जाता है ना कि बूंदे बूंद तालाब भरता है, थोड़ा थोड़ा करके जमा कर लिया, वो पैसा ढेर हो गया, आगे चल के ब्याह शादी किस तरह का काम आया, तो ये भी फायदा होता है। दूसरा बोला गया है ग्रामीण निर्धन विशेष कर महिलाओं को एकत्रित करना। अब इस समूह के चलते देखना, गांव में जो सहकारी सहायता समूह है, सप्ताह मीटिंग होता है। मीटिंग से फ़ायदा क्या है कि मीटिंग भी हो गया, पैसे का हिसाब किताब हो गया, और यही बहाने सब महिला के ओकर घरे के खिस्सा ओकरा घरे करे के हिस्सा ओकरा, ये जाना ही फलनिया ऐसे करे, अरे फलनिया तो भाग गए, फलनिया ऐसे हो गए, यही किस्सा चलते रहता है। तो घरे ऐसे बाहर निकलती हूँ महिला है तो उसको कहीं बैंक में जाने के लिए तो उसके पति कहते हैं घरे रहो, लेकिन जहाँ पैसा की बात है हाँ जाओ जाओ काम करो। ठीक है। तो महिलाओं को भी आगे बढ़ने का अवसर मिला इससे। जो महिलाएं घर में कन्या बन के रहती थी, घर से निकलती नहीं थी, उसे भी आगे बढ़ने का अच्छा अवसर मिला। क्या हुआ, कोई दिक्कत का है। अगला है कम ब्याज पर दर पर ऋण मिल रहा है। तो पहले भी बताएं कि कम से कम पैसा लगाइए, कम से कम लोन पर पैसा मिलेगा। और विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा को मंच देना। वही बोले कि बैठ के क्या कहते हैं तो खिस्सा की बात भी, बढ़िया बात भी होता है कि काहे ना हम लोग मिल के क्या करते हैं, गांव में एगो मंदिर है, मंदिर के क्या कहते हैं पैसा है ना 100 रुपया मिला के और एगो वहाँ बाजा लगवा देते हैं। तो सब कोई मिल के तो वहाँ पर क्या कहते हैं शिव चर्चा होगा, तो बैठ के बाजा पर ही बजेगा। अब वो पैसा लगा दिए, अब गाँव में किसी के यहाँ ब्याह शादी होगा तो वो बाजा उसको भाड़ा पर देंगे, तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि उससे पैसा आएगा और प्रॉफिट होगा। सबको मार्केट से जाते हैं बाजा लेने तो हमको 2000 एक दिन का लेता है और वहाँ पर हमको 500 मिल गया, तो उसको भी रखल 500 रुपया आ गया और सामने वाला जो 2000 में लेता था उसको 1500 का बचत हुआ। तो मिल के क्या होता है, इस तरह से क्या होता है, अलग अलग मुद्दों पे काम करना। महिलाओं को जैसे अभी भी चल रहा है, नीतीश कुमार के द्वारा चल रहा है महिला संवाद। महिला संवाद के आधार पर क्या है कि लोग आपस में महिलाओं से बात किया जा रहा है, वो अपनी समस्याओं को, अपने विचारों को सामने रखेगी कि हमारे समाज में किस तरह का सुधार होना चाहिए, और उस बातों पर विचार करके धीरे धीरे उन समस्याओं को दूर किया जाएगा। तो महिला संवाद चल रहा है। तो इसी तरह से जब महिलाएं एक साथ एकत्रित होती है तो महिलाएं क्या करती है, वो देश के विकास में क्या होता है हाथ लेती है। आज पहले का ज़माना कोई और था जहाँ पर महिलाओं को जो पैर की जूती समझते थे, लेकिन आज नहीं,
महिलाएं भी हमारे कंधे से कंधे मिला के आगे की ओर बढ़ रही है, समाज में एक उत्कृष्ट हर मुकाम हासिल कर रही है। तो वहाँ पर उसको बात करना, उसको आगे बढ़ने की होड़ ले आना, समाज में एक क्या कहते हैं, समाज में एक उत्तम इज्जत दिलाना, ये सारा काम क्या कहते हैं, इस तरह की समिति करें, क्योंकि महिलाओं को इसी बहाने घर से निकलने का मौका मिल रहा है। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर है पूरी तरह से समाप्त हुआ, बहुत सारे अड़चनों के साथ। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में देखते हैं।